हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। मोस्टली क्वेश्चन कर चुके हैं हम, 2-4 क्वेश्चन बाकी है, उसको भी मैं खत्म करने वाला हूँ जल्दी। देखो, ये कोरोजन के बेस पे क्वेश्चन है, तो मैं सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझा देता हूँ। 2 स्टेटमेंट है, आपको पता है इसके नीचे 4 ऑप्शन लिखे होते हैं। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, वन स्टेटमेंट ट्रू, सेकेंड फॉल्स, फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताने वाला हूँ, मतलब सॉल्यूशन समझा के आंसर बताने वाला हूँ। चलिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ पहले कोरोजन की, ठीक है ना। आपने सबने सुना होगा कि भैया कोरोजन क्या होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कैसे जोड़ सकता हूँ, मैं सीधे उस पॉइंट पे आ रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अब जैसे मान लो कि कोरोजन के बारे में क्या है, एनसीईआरटी ने, हमारी प्यारी सी एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है कि भैया एक स्पॉट पे, मेटल के एक स्पॉट पे तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, और दूसरे स्पॉट पे ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा, वो ऑक्साइड लेयर बना लेती है, ठीक है, या हाइड्रोक्साइड के बारे में बात कर रखी है। तो ऐसे करके उन्होंने कोरोजन को समझा रखा है। लेकिन अगर मैं बात करूं रस्टिंग ऑफ आयरन की, मेन जो हम कोरोजन, वैसे तो इन्होंने कोरोजन जनरल फिनोमिना के बारे में बात कर रखी है। तो जो पहला स्टेटमेंट है ना कि कोरोजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनन इन विच प्योर मेटल एक्ट एज एनोड एंड इम्प्योर मेटल एक्ट एज कैथोड। अब ये स्टेटमेंट है ना, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। मतलब आप देखो कि टीचर्स नहीं पढ़ाते, आप देखो कि एनसीईआरटी में नहीं लिख रखा, डायरेक्टली नहीं लिख रखा। मेरे कहने का मतलब समझना, डायरेक्टली नहीं लिख रखा, इनडायरेक्टली लिख रखा है। लेकिन कि सर ये खुद को समझना था, ये चीज खुद को समझनी थी। यही देखो, आपको कुछ तो खुद का दिमाग लगाना ही पड़ेगा पेपर में, जो आपने पहली बार सुना होगा, पहली बार देखा होगा। 100% होता है ऐसा, ठीक है ना। हाँ, कोरोजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना, ये एनसीईआरटी में लिख रखा है, बिल्कुल सही भी बात है, हम पढ़ाते भी है। इन विच प्योर मेटल एक्ट एज एनोड। अब इनडायरेक्टली लिख रखा है कि भैया एक स्पॉट एनोड की तरह काम करेगा और एक स्पॉट कैथोड की तरह काम करेगा, ऐसा लिख रखा है, बिल्कुल लिख रखा है। अब आपको ये सोचना था कि यार हम जब ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो हमको प्योर मेटल ही चाहिए, उसका ही अच्छे से ऑक्सीडेशन होगा, ये दिमाग लगाना था, ये दिमाग लगाना था वहां पे जब आप एग्जाम दे रहे हो। मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ये सोचने पे मजबूर कर रहा हूं कि ये वाली लाइन कहीं भी नहीं लिखी हुई है, कहीं भी रिटर्न नहीं है कि भैया ये ऐसे लिख रखा है कहीं, एनसीईआरटी में तो नहीं है, क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, आपको ये दिमाग लगाना था कि सर प्योर मेटल का ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, क्योंकि आपको मेटल का ऑक्सीडेशन करवा रहा है ना। ऑक्सीडेशन किसका, ऑक्साइड का तो ऑक्सीडेशन थोड़ी करवाना है, उसका तो रिडक्शन करवाएंगे अपन, ऑक्सीजन का तो रिडक्शन करवाएंगे। तो प्योर मेटल एक्ट एज एनोड, बिल्कुल ये सही बात है, और इम्प्योर मेटल एक्ट एज कैथोड, बिल्कुल ये सही बात है, जिसमें ऑक्सीजन, ये सब बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी होंगी, तो हमको उससे कोई मतलब वाली बात नहीं है। बात समझ में आ गई। तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा पूरा सही है। मैं आपको आंसर नहीं बता रहा, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं आपको ये समझाने पे मजबूर कर रहा हूं कि ऐसा आपको एग्जाम में सोचना पड़ेगा, नया सोचना पड़ेगा। कैसे सोचना है, हाँ वो मैं बता सकता हूं आपको, ठीक है ना। चलिए, तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरे पे आते हैं, दूसरा क्या कह रहा है स्टेटमेंट, पहले कर लेते हैं क्वेश्चन को। द रेट ऑफ कोरोजन इज मोर इन एल्कलाइन मीडियम देन इन एसिडिक मीडियम। अब आप है ना आंसर तो लगा देते इस क्वेश्चन को, बताऊं कैसे, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपको गलत करना ही था। बताऊं क्यों ये स्टेटमेंट गलत है, बताऊं क्यों। क्योंकि आपने बचपन 10th क्लास से, 9th क्लास से, 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, इवन 10th क्लास में तो रस्टिंग की रिएक्शन ही है कि भैया एसिडिक मीडियम में, एनसीईआरटी में दे रखी है रिएक्शन, मैं भी लिखने वाला हूं, एसिडिक मीडियम में कोरोजन फास्टली होता है रेदर देन एल्कलाइन मीडियम से। क्योंकि अगर आपने एल्कलाइन मीडियम दे दिया ना, तो एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज कर देगा। ये लिख रखा है, बिल्कुल एक पैराग्राफ लिख रखा है एनसीईआरटी में कि जो ऑक्सीजन गैस है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम वाटर का फॉर्मेशन कर रही है, वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। और वो एसिडिक मीडियम कहां से मिल रहा है वो भी हम देखेंगे। तो ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, द रेट ऑफ कोरोजन इज मोर इन एल्कलाइन मीडियम देन इन एसिडिक मीडियम, बिल्कुल गलत बात है। एसिडिक मीडियम में आपका कोरोजन फास्टली होगा देन एल्कलाइन मीडियम। अब ये आपको कैसे पता होती बात, उस पे मैं आता हूं। मैं आपको आंसर नहीं बताने आया है ना, मैं जो फील करता हूं ना कि मैं अपने आप को आपकी जगह रख के बैठा हूं जहां पे आप पेपर दे रहे होते उस टाइम पे, फिर मैं सोच रहा हूं कि मैं कैसे सोच रहा होता। मैं एज ए टीचर नहीं, मैं एज ए स्टूडेंट सोच रहा हूं कि भैया मैं इसको सोचता कैसे, अगर मेरे को जितनी नॉलेज थी।
अब देखो हमारे सामने तो सब कुछ है, आंसर भी है, सॉल्यूशन भी है, सब कुछ हमारे सामने इस क्वेश्चन का है। तो हम कोई भी टीचर हाँ ठीक है समझा देते हैं। मैं रख के देख रहा हूँ आपकी जगह कि अगर ये नया क्वेश्चन मेरे सामने आया होता तो मैं कैसे सोच रहा होता, तो मैं ये वाला आंसर तो 100% गलत लगा के आता अगर मैंने कोरोजन एनसीईआरटी से भी पढ़ रखा है तो। और ये वाला आंसर मेरे को सोचना पड़ता, उसके लिए मेरे को थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ता, जितना मैंने केमिस्ट्री को जाना है उसको लगाना पड़ता। बात समझ में आ गई? तो आपका आंसर तो आ जाता, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कोरोजन की। तो आंसर आ चुका है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, ठीक है ना। कोरोजन की अगर मैं बात करूं तो देखो ऐसा होता है कि आयरन के, जैसे मैं बोला, एक स्पॉट पे तो क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो एट एनोड पे क्या होगा बच्चा, रिएक्शन याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आप याद नहीं रखेंगे तो आपको दिक्कत आने वाली है, ये ध्यान रखना। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं। ये दोनों स्टेटमेंट आपको समझ में आ चुके हैं, तो मैं इसको पूरे को मिटा रहा हूं जिससे मैं एक ही बोर्ड पे सब कुछ समझा दूं आपको, ठीक है ना। तो आप लिंक कर सकते हैं मुझे, क्योंकि जो मेरे को डाउट आते हैं वो ऑब्वियसली बच्चों को भी आते ही हैं कि मेरे टाइम पे मेरे को कैसे डाउट आते थे, मेरे को यूनिट कन्वर्जन में बहुत दिक्कत आती थी, तो मैं हर वीडियो में यूनिट कन्वर्जन बोलता हूँ। मेरे यूनिट कन्वर्जन से नंबर बढ़े तो मैं हर वीडियो में ये भी बोलता हूँ कि यूनिट कन्वर्जन अच्छे से आना चाहिए आपको, तो आपके नंबर और इंक्रीज हो जाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री अगर मैं बात करूँ। चलिए, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कोरोजन की, तो कोरोजन में जो रस्टिंग ऑफ आयरन की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा एक चीज और बताऊं, बच्चे है ना रस्टिंग ऑफ आयरन को ही कोरोजन समझ लेते हैं। अरे भाई रस्टिंग ऑफ आयरन है ना कोरोजन का एक जस्ट एग्जाम्पल है। रस्टिंग ऑफ आयरन ही कोरोजन, केवल कोरोजन ही, कोरोजन का एक ही कोरोजन भैया। जैसे हम ऐसे बोलते हैं ना कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि सर रस्टिंग ऑफ आयरन ही कोरोजन है बस, उसके अलावा किसी का कोरोजन ही नहीं होता। अरे नहीं, रस्टिंग ऑफ आयरन इज जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। जैसे कोरोजन ऑफ कॉपर पढ़ते हैं, ग्रीन लेयर छड़ जाती है उसके ऊपर। कोरोजन ऑफ सिल्वर पढ़ते हैं, ब्लैक कलर की लेयर छड़ जाती है उसके ऊपर। तो अच्छे से है ना ये समझो, इट इज जस्ट अ एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, ठीक है ना। चलिए, तो एट एनोड पे अगर हम बात करें बेटा, तो एट एनोड पे क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा। किसका ऑक्सीडेशन होगा? ऑब्वियसली आयरन का ऑक्सीडेशन होगा सर। तो Fe सॉलिड किस में जाएगा, Fe2+ में जाएगा। और कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, चलिए अब कैथोड पे क्या होगा, यही इलेक्ट्रॉन मेटल के थ्रू, ये एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूं, यही इलेक्ट्रॉन मेटल के थ्रू ऑक्सीजन गैस के पास जाएंगे। तो ऑक्सीजन गैस के पास जाएंगे तो क्या होगा देखना भाई, O2+4 इलेक्ट्रॉन एसिडिक मीडियम में होगा, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था। और ये क्या बनाएंगे, 2H2O लिक्विड। अगर आपको याद हो तो H2O के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, पता नहीं आपको कितना याद है, इसकी उल्टी ही रिएक्शन होती है। हाँ, H2O की अगर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, ये लिंक मत करना इससे, मैं आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। H2O की अगर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन आपने पढ़ी होगी ना, इसकी जस्ट उल्टी होती है। हाँ, यही रिएक्शन होती है। उसका E0 अपन पढ़ते थे -1.23, इसका जो E0 होगा वो प्लस का 1.23 होगा, जस्ट अपोजिट है। याद रखने का तरीका है बस, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो अगर हम आगे बढ़े तो मेरे हिसाब से इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम फुल रिएक्शन लिखें तो 2Fe सॉलिड प्लस O2 गैस, इलेक्ट्रॉन तो कट गया, 4H प्लस विच गिव्स 2Fe2 प्लस 2H2O लिक्विड। देखो आराम से, आपसे इसका E0 भी कैलकुलेट करवा सकता है। इसका E0 आई थिंक -0.44 वोल्ट दे रखा था, इसका प्लस का 1.23 दे रखा था, तो आप आराम से इसका निकाल सकते हैं। मैं नहीं निकाल रहा, आप निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर अपन बात करें कि सर ये रिएक्शन कंप्लीट होगी क्या, ना बच्चा ना, रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई। पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझा देता हूँ। ये जो H+ आया ना, ये वाला ये अपने घर से नहीं आया, अपन इसको घर से पकड़ के नहीं लेके आए। ये पता है कहां से आया है, ये H+ आया है फ्रॉम H2CO3, ये लिख रखा है एनसीईआरटी में। CO2 डिजोल्व इन वाटर क्या फॉर्म करता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, एंड या और एसिडिक ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर, तो वो क्या देंगे, H+ देंगे। मतलब ये जो H+ का सोर्स है वो ये है, और ये लिख रखा है, और ये कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। ये हो सकता है 2026 में आ जाए,
तो इसका ध्यान रखना। ये लिख रखा है एनसीईआरटी में, तरीके से पढ़ा करो एनसीईआरटी, सब मिलेगा आपको, ठीक है ना। चलिए तो अगर हम आगे बात करें, अब इसके ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन ऑफ Fe2+। देखो क्या होता है इसमें, ये लिख रखा है, सब लिख रखा है, एक एक लाइन लिख रखी है। आइए क्या होता है इसमें, इसमें होता है Fe2+, O2 की प्रेजेंस में होगा, पानी भी होगा इसमें, और ये बनाएगा Fe2O3, और वापिस आपके ये जो 4H+ है वो ऐसे निकलेगी। बैलेंसिंग की बात करें तो यहाँ पे 2 Fe आ जाएंगे, यहाँ पे 2 H2 आ जाएंगे। ये है रिएक्शन जहाँ पे हमारी रस्ट का फॉर्मेशन होगा। अब आप बोलेंगे सर रस्ट का फॉर्मूला तो ये होता है, बिल्कुल बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। रस्ट का फॉर्मूला आपने जो बचपन से पढ़ा है वही होता है। ये हाइड्रेटेड फॉर्म में इसका फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है। रस्ट फ्लैकी नेचर की होती है, ये 10th में पढ़ा देता हूँ मैं, ब्राउन कलर की होती है, ठीक है ना। तो ये जो Fe2O3 बना वो हाइड्रेटेड फॉर्म में इसी फॉर्म में रहता है, इसी रस्ट इसको बोलते हैं रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला अगर तुमसे पूछे ना तो Fe2O3 मत दे के आ जाना, रस्ट इसको बोलते हैं Fe2O3.XH2O, हाइड्रेटेड फॉर्म में। आराम से देखो, सारी चीजें समझा दी मैंने। एक स्पॉट पे ऑक्सीडेशन होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन मेटल के थ्रू ही जाएंगे, वायर वायर नहीं है इसमें कुछ भी, सब मेटल में ही हो रहा है, एक ही मेटल में हो रहा है, मेटल के थ्रू जाएंगे। फिर कैथोड ऑक्सीजन गैस का रिडक्शन होगा, ये देखो आराम से रिडक्शन हुआ। फिर दोनों को, फिर ये जो Fe2+ बना उसका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होता है, ये देखो आराम से मैंने लिखा। जो 10th क्लास में बच्चों को मैं डायरेक्ट ये वाली रिएक्शन लिखा देता हूँ, ये भी नहीं लिखाता हूँ मैं जनरली, ठीक है। लेकिन 12th में है, हम एनसीईआरटी में सब कुछ दे रखा है, इसको रीड करें, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।